हेलो बच्चों, तो चर्चा हमारी हो रही थी प्रत्यास्थता के बारे में। उसमें कुछ मैंने फार्मूले आपको बताए होंगे। अब इसमें कुछ आखिरी टॉपिक्स का है। जितना एक शब्द है यहाँ भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल क्या है? जैसे मान लीजिए यदि कोई तार है, उसको एक सिरे पर बिना आधार से मान लीजिए और दूसरे सिरे पर कोई भार लटकाइए तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। भार हटा लेंगे तो ये तार अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा। अब भार का मान और अधिक कर दीजिए तो लंबाई और अधिक बढ़ जाएगी और फिर भार हटा लेंगे तो पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे करते करते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि भार को बढ़ाते जाए तो एक ऐसी स्थिति भी प्राप्त होगी कि अब भार हटा लेने पर वह वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो। ऐसी दशा में वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान नहीं रह समाप्त हो, यानी उसमें अप्रत्यास्थ गुण उत्पन्न होगा। अब भार को बढ़ाते जाइए तो आगे और भी स्थिति प्राप्त होगी कि एक समय ऐसा होगा कि तार पतला होने लगेगा और अंत में क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। तो एक शब्द है भंजक प्रतिबल। भंजक प्रतिबल का मतलब होता है किसी तार पर लगाए गए प्रतिबल का वह अधिकतम मान, किसी तार पर लगाए गए प्रतिबल का वह अधिकतम मान जिसको वह तार टूटने के पहले तक सहन कर सकता है, क्या कहलाता है? भंजक प्रतिबल। जिसको वह तार टूटने के पहले तक सहन कर सकता है क्या कहलाता है? भंजक प्रतिबल कहलाता है। अब इसमें एक शब्द है प्रतिबल और विकृति। किसी तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ, प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ के बीच वक्र या ग्राफ। किसी तार के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई तार है, यहाँ जो तार लिया गया स्टील का तार लिया गया, एक समान व्यास एक समान मोटाई के तार के एक सिरे को बिना आधार से रखा जाए। अब इस पर या तो भार लगाइए या तो किसी बल लगाकर इसको खींचिए। कोई बल लगाइए, छोटा सा बल लगाइए तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो इस बल के संगत क्या निकालेंगे? प्रतिबल निकालेंगे। प्रतिबल और गैर प्रतिबल और उत्पन्न जो विकृति हुई है वो निकालेंगे। इस तरह से बल का मान फिर बढ़ाइए तो फिर प्रतिबल निकालिए और उसके संगत विकृति निकालिए। ऐसे प्रतिबल के भिन्न भिन्न मानों के लिए विकृति के भिन्न भिन्न मान निकालिए और उन मानों से अगर एक ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ जो होता है इस तरीके से प्राप्त होता है। ये आपकी विकृति है और ये आपका प्रतिबल है। इसमें अगर ग्राफ खींचेंगे इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। इस तरीके से आपका ग्राफ प्राप्त होगा। इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें, इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें तो इस ग्राफ के भाग कोई को देखिए, एकदम सीधा वक्र है। इस वक्र से आपको दिखेगा कि इस ऐसा तभी प्राप्त होता है
जब प्रतिबल विकृति के क्या हो, अनुक्रमानुपाती, अर्थात भाग OA जो है वो हुक के नियम का पालन करता है, यानी प्रतिबल लगाने पर विकृति उसी के अनुसार समान रूप से। बिंदु A के आगे अगर प्रतिबल बढ़ाएंगे तो लंबाई में अत्यधिक विकृति होगी, मैं उसकी तार में विकृति जो होगी वो अत्यधिक होगी, ठीक है। परंतु भार हटा लेने पर वो वापस पूर्वावस्था को प्राप्त करेगा, अर्थात बिंदु O से लेकर बिंदु A तक का जो ये भाग है वो प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाता है। प्रत्यास्थ क्षेत्र का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक के लिए भार हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेगा। परंतु बिंदु B के आगे अगर बढ़ाएंगे तो लंबाई, भार बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि अधिक होती है और भार हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में को प्राप्त नहीं करता, अर्थात तार में कुछ अस्थायी वृद्धि हो जाती। ये क्रिया आगे ऐसी चलती रहेगी, बिंदु C के आगे होंगे तो अत्यधिक वृद्धि होगी। बिंदु D तक प्रतिबल अपने अधिकतम संभव मान तक पहुंच जाता है। प्रतिबल जो होता है वो अपने अधिकतम संभव मान तक पहुंच जाता है, यानी अर्थात एक भंजक प्रतिबल करता है। बिंदु D पर प्रतिबल के मान पहुंचा जाएंगे भंजक प्रतिबल। बिंदु D से आगे तार पतला होने लगेगा, अर्थात तन्यता का गुण उत्पन्न हो जाएगा और बिंदु E तक आते आते वह टूट जाएगा। तो बिंदु O से B तक का जो भाग होगा वो प्रत्यास्थ क्षेत्र कहलाएगा और बिंदु B से इस बिंदु E तक का जो भाग होगा वो अप्रत्यास्थ क्षेत्र यानी प्लास्टिक क्षेत्र कहलाएगा। ये इलास्टिक क्षेत्र ये आपका कहलाएगा प्रत्यास्थ क्षेत्र और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा प्लास्टिक क्षेत्र या अप्रत्यास्थ। ये था प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ। अब इसी में कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी परिभाषाएं हैं। कभी कभी प्रतिबल और विकृति के बीच ग्राफ खींचने को आता है। स्टील के तार के लिए ग्राफ बना है, हर तारों के लिए होता है, तो अलग होता है। अब इसके बाद अगर आप में आते हैं तो एक शब्द है जिसको कहते हैं तन्य पदार्थ। तन्य पदार्थ, तन्य पदार्थ का मतलब होता है वे पदार्थ जिन्हें प्रत्यास्था की सीमा के बाहर बहुत दूर तक विरूपित किया जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें प्रत्यास्था की सीमा के बाहर बहुत दूर तक विरूपित किया, विरूपित मतलब खींचा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं, तन्य पदार्थ। ये प्लास्टिक क्षेत्र में आते हैं, जैसे तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, सोना है, ये सब जो कहलाते हैं वो तन्य पदार्थ कहलाते हैं। इसी तरीके से एक शब्द है भंगुर पदार्थ। एक शब्द है भंगुर पदार्थ। तो भंगुर पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो प्रत्यास्था की सीमा पार करते ही क्या हो जाए, टूट जाए। वे पदार्थ जो प्रत्यास्था की सीमा पार करते ही टूट जाए वो क्या कहलाते हैं, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच है, कार्बन है, स्टील है, ये सब क्या कहलाते हैं, भंगुर पदार्थ कहलाते हैं। तो ये छोटी मोटी परिभाषाएं थी, इनको मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब ये चैप्टर के समाप्ति पर है, ये समाप्त हो गया है। इसमें कुछ व्यवहारिक जीवन में प्रत्यास्था का कुछ उपयोग है, आपकी किताब में दिया होगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप उससे कंसल्ट करिए। पूरे सवाल को मैं एक बार पूरे आपके चैप्टर के पूरे सूत्रों को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। पहला होता है देखिए प्रतिबल। प्रतिबल अनुदैर्घ्य प्रतिबल या प्रतिबल जो भी आपका नाम है, प्रतिबल बराबर होता है यह बटे। दूसरा आपका अभिलंब प्रतिबल है, ये भी वही होता है अभिलंब। अभिलंब प्रतिबल भी वही होता है। अभिलंब प्रतिबल को दाब भी कहते हैं, स्मॉल की कैपिटल की भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा आपका अनुदैर्घ्य विकृति है। अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति होती है डेल्टा यल बटे यल। इसका कोई मात्रक
नहीं होता। चौथा होता है आयतन विकृति। आयतन विकृति, आयतन विकृति का मतलब होता है आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन में माइनस लिखा जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर आयतन होता है। और सवाल लगाते समय आप माइनस चिन्ह का प्रयोग मत करिएगा, ये आयतन विकृति। इसी तरीके से पांचवा आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। जिसको मैंने एक फार्मूले के रूप में किसी तार के लिए बताया होगा, Fl बटे A इंटू डेल्टा E, जहाँ F तार पर आरोपित प्रतिबल है, यह प्रारंभिक लंबाई है, A क्षेत्रफल है और डेल्टा L क्या है, उसकी लंबाई में होने वाली यह के स्थान पे कभी कभी भार दे देता है, तो यहाँ यह के स्थान पे F लेंगे और त्रिज्या कभी क्षेत्रफल ना लेके त्रिज्या निकालेगा तो पाई आगे यह प्रत्यास्था गुणांक हो गया। छठवां सूत्र है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक V, तो ये होता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। जब प्रत्यास्था गुणांक का ही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। इसमें हमने आपको फार्मूला बताया था टीवी अपान डेल्टा V, माइनस लगाया था, माइनस से सवाल लगाते समय लगाइएगा। साथ इसका ही मात्रक वही होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला छठवें के बाद सातवां नंबर सातवां सूत्र है सातवां जो सूत्र है वो है जड़ता गुणांक, इसको ईटा कहते हैं। ईटा बराबर क्या होगा F अपान A। इसका ही मात्रक वही न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जड़ता गुणांक होता है। इसमें एक शब्द का साथ आठवां सूत्र था संपीड़ितता, इसको बीटा लिखते हैं। बीटा पर 1 अपान फैक्टर V होता है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति मीटर होता है। दूसरा इसमें फार्मूला है किसी तार को खींचा जाए तो खींचने में किया गया कार्य या उसमें संचित प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा, किया गया कार्य निकालना हो या प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा निकालना हो, एक ही शब्द है, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या होता है 1/2 Fl, एक सिंपल कार्य, जहाँ F आरोपित बल है, डेल्टा L लंबाई है। इसी को एक दूसरे फार्मूले में मैंने लिखा था U बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का एक फार्मूला और था U बराबर 1/2 गुणे y गुणे विकृति का स्क्वायर गुणे तार का। इन तीनों के मात्रक गुण एक ही सूत्र है, करीब के अलग अलग होंगे। प्रतिबल विकृति दिया रहेगा ये के बारे में, प्रत्यास्था गुणांक दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, और बल और लंबाई में वृद्धि दिया रहेगा तो ये लगाएंगे। इसी तरीके से बढ़ाना कि तार में संचित एकांक आयतन, तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा की ऊर्जा घनत्व U बराबर क्या था 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा, यह फार्मूला इसमें और है U बराबर 1/2 गुणे y गुणे विकृति का स्क्वायर। सूत्र आप जरूर लिख लेंगे, विकृति का स्क्वायर। इसका मात्रक जो होता है दोनों का वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला इसमें सूत्र था, एक आपका था पाइसन अनुपात, 14वां था पाइसन अनुपात।
इसका कोई मात्रक नहीं होता है। पाइथन अनुपात को सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है, डेल्टा डी बटे कैपिटल डी इंटू आर एल इंटू एल बटे डेल्टा, पार्थ विकृति बटे अनुदैर्ध्य। अगर त्रिज्या के पद में हो तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा आर बटे आर पूरे एल इंटू डेल्टा एल। जहाँ यह प्रारंभिक लंबाई, कैपिटल डी प्रारंभिक व्यास, डेल्टा एल लंबाई वृद्धि, डेल्टा डी व्यास वृद्धि। यहाँ त्रिज्या वृद्धि हो जाएगी और ये प्रारंभिक। पाइथन अनुपात के बाद एक था कि किसी तार को ठंडा किया जाए, दो प्लेटों के किसी तार को ठंडा किया जाए तो उत्पन्न तनाव बल वाई बराबर क्या होता है, वाई ए अल्फा डेल्टा। जहाँ अल्फा की परिभाषा होती है अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा को रेखीय प्रसारण कहते हैं। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। बल निकालना है तो इसका मात्रक न्यूटन। ये इतने फार्मूले हैं जिस पर आपको सवाल लगाने हैं। तो जो भी कोई तो इतना फार्मूला आप पढ़ लीजिएगा। कल से हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे इस प्रत्यास्था का। आप लोग बालाजी प्रकाशन की किताब ले लीजिएगा, उसी से पहले सवाल सॉल्व करेंगे। बाद में एनसीईआरटी की किताब से सॉल्व होगा। पहले आप बालाजी से सॉल्व कर लीजिए, उसके क्वेश्चन आसान है, आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो आगे की चर्चा कल करेंगे।